Today we are going to start our first chapter from chemistry, matter in our surrounding. देखो, मैटर होता क्या है? मैटर ऐसी चीज़ है जो स्पेस को ऑक्युपाई करे, मतलब वो जगह घेरे वहाँ पे। जैसे कि मैं ये पेन इस खाली स्पेस में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये इस स्पेस खाली स्पेस को क्या कर रहा है? ऑक्युपाई कर रहा है ना। तो ये एक मैटर हुआ। मैटर कितने टाइप के हैं? जनरली 5 टाइप्स के होते हैं, लेकिन तुमने बचपन से ही 3 पढ़ा है। क्या क्या है वो? सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा क्या पढ़ना है हमें? दो, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना, बस इसके बारे में हम डेफिनेशन देख लेंगे, बट इसको थोड़ा डीप पढ़ेंगे आप। ठीक, देखो, जो ऑक्युपाई करे स्पेस, ठीक, साथ में उसके पास मास भी हो और वो सेंस भी किया जा सके। जैसे कि एयर, एयर ऑक्युपाई होते हुए हमने देखा है बलून के अंदर, लेकिन सराउंडिंग में ऑक्युपाई हो रखा है ये तो पता नहीं चलता है ना, बट सेंस कर सकते हैं हम। ठीक है, तो गैस इज ऑल्सो द काइंड ऑफ मैटर। अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर के अकॉर्डिंग मैटर को क्या बोलते थे? मतलब वो बोला करते थे कि मैटर 5 चीज़ों से मिलकर के बना है। किससे? एयर से, अर्थ से, फायर, स्काई और वाटर। बट ऐसा है नहीं। मॉडर्न साइंस क्या बोलती है? मैटर जो बना है सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज से बनती है। एक तो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज से और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज से। फिजिकल प्रॉपर्टीज यही सॉलिड, लिक्विड, गैस। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? जैसे कि एटम्स, एलिमेंट, मतलब छोटे छोटे स्ट्रक्चर पे पढ़ना, फिर ये एलिमेंट्स, एटम्स आपस में कंबाइन होकर के फिर कंपाउंड्स बनाते हैं, तो जहाँ पे केमिकली चेंज हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या है मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? ठीक है, मैटर्स बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं। ठीक, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, सपोज अगर तुम एक वाटर के अंदर, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट डालते हो, पिंक कलर का होता है। ठीक है, इस पिंक कलर को इसमें डाला, फिर इसको डाइल्यूट करना स्टार्ट करा। डाइल्यूट करने का मतलब है कि वाटर ऐड करना स्टार्ट करा। तो वाटर हम इतने हद तक ऐड करेंगे कि ये पिंक कलर क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि वो पोटेशियम पर मैग्नेट जो सॉलिड है वो क्या हो रहा है कि इस लिक्विड के वेकेंट स्पेस में जाकर के कहीं ना कहीं बैठ रहा है। मतलब बहुत छोटा छोटा टूटता 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 बहुत छोटा होते जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनके बीच में वैकेंट स्पेस भी होता है। वैकेंट स्पेस का मतलब है कि जैसे मैंने बोला ना, पोटेशियम परमैंगनेट डाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? लिक्विड के स्पेस में जाकर के वो बैठ रहा होगा। ठीक है, नहीं तो देखो, जब शुगर तुम ऐड करते हो, चीनी वाटर के अंदर ऐड करोगे, तो तुम्हें ये चीनी थोड़ी देर के बाद दिखाई देगी ना। पहले जब तक वो बड़ी है तब तक दिख रही होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हो जाती है? वो डिसअपियर हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये शुगर वाटर के वेकेंट स्पेस में जाकर के बैठ जाता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होता है। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मोशन। पार्टिकल्स क्या है? कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं। जैसे कि एयर को देख लो तुम, एयर क्या करता रहता है? मूव करता रहता है ना, कभी एक जगह पे बैठता नहीं है। वैसे सॉलिड भी मूव करते हैं, लिक्विड भी मूव करते हैं। अगर लिक्विड के अंदर कोई कलर डाल दिया तो कलर क्या करेगा? जैसे ये लिक्विड के अंदर मैंने ये कलर डाला तो कलर इधर उधर करेगा। तो वहाँ पे क्या है कि एक लिक्विड का पार्टिकल सॉलिड के पार्टिकल को हिट कर रहा होता है। ठीक है, तो वो दोनों आपस में मतलब मोशन में रहते हैं। तो मोशन में सबसे ज़्यादा कौन रहेगा? जो लूजली पैक्ड होगा। ठीक है, जिसके पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं। तो लिक्विड के पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होंगे तो वो किसको हिट करेगा? सॉलिड के पार्टिकल्स को। और सॉलिड का पार्टिकल्स क्या है? यहाँ पे रेड कलर का है। ठीक है, तो वो रेड कलर तुम्हें कैसे मूव करते हुए दिखाई देंगे? इधर से उधर। ठीक है, नेक्स्ट है, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल्स चिपके हुए होते हैं एक दूसरे से, वो किस वजह से होते हैं? क्योंकि उनके बीच में फोर्स रहता है एक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फोर्स बाय अट्रैक्शन, मतलब किसी फोर्स से वो बाइंड रहते हैं। जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उनको हमें इन क्लासिफिकेशंस के ऊपर पढ़ना है। क्या क्या है क्लासिफिकेशन? बेस्ड ऑन अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, बेस्ड अपॉन
एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। अरेंजमेंट कैसा है पार्टिकल्स का, एनर्जी क्या क्या होती है पार्टिकल्स के बीच में, और डिस्टेंस क्या क्या है पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है हमारे पास, क्या क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा और बोस इंस्टेंट कंडेंसेट। पहला है सॉलिड। ये देखो सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसे बनाया। इसमें देखो वेकेंट स्पेस, ये वाइट जितने भी वाइट 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 पार्ट है ना बीच में, ये सारा का सारा क्या है, वेकेंट स्पेस है। ये वेकेंट स्पेस कितने ही कम है इसके अंदर। ठीक है, और इसका एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़्यादा है, अभी देखो पढ़ते हैं, है ना, स्ट्रक्चर से पता चल रहा है, कॉम्पैक्ट है ये। देखो फिक्स्ड मास, वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड का क्या होता है, मास फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहता है और शेप भी फिक्स्ड रहता है। मास का मतलब क्या होता है, मास का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ मैटर। ठीक है, किसी भी मैटर के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। तो ये जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना इस सॉलिड के अंदर, ये क्या है, इसका मास, ये फिक्स रहने वाला है। ऐसा तो नहीं है ये बॉल कहीं निकल के चला जाएगा, नहीं ना। जब मास फिक्स है तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा। ठीक, वॉल्यूम का मतलब है, जैसे कि देखो तुमने बचपन में पढ़ा होगा कि ये एक पेरीमीटर है। ठीक है, ये साइड्स इसके प्लस कर देते हो तुम पेरीमीटर। अब इसके अंदर जितना एरिया आता है इसको क्या बोलते हो, एरिया। अब इसी एरिया मैं 3D में बना दूंगा। ठीक है, वो तुम 2D में देख रहे थे एरिया, इस 3D में बना दिया। अब इस 3D के अंदर ये जो बीच वाला पार्ट जितना भी है, ये क्या है, इसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। ठीक है, शेप भी फिक्स रहने वाला है। जब मास और वॉल्यूम फिक्स रहेगा तो शेप अपने आप ही फिक्स रहेगा। ठीक है, मतलब कि अगर मैं इसको स्ट्रक्चर को किसी रूम के अंदर डाल दूंगा, ठीक है, अपने घर के अंदर मैंने डाल दिया या तुम्हारे घर के अंदर मैंने रख दिया, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि ये यहाँ पर हेक्सागन है, नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर आकर, स्क्वायर तो नहीं आकर के बन जाएगा, इसलिए शेप भी इसका फिक्स रहने वाला है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस लीस्ट होता है, वैकेंट स्पेस देख ही सकते हो तुम कितने छोटे छोटे हैं। इनकम्प्रेसिबल होता है, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब सारे सॉलिड, मोस्ट ऑफ सॉलिड्स क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। कुछ कुछ कंप्रेस हो जाते हैं, जैसे कि स्पॉन्ज कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, स्पॉन्ज क्यों कंप्रेस हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो होते हैं, गैप्स होते हैं। ठीक है, एयर फील्ड होता है उस गैप्स के बीच में। तो जैसे उसको स्पॉन्ज को हम प्रेस करते हैं तो उसमें से एयर स्केप हो जाता है और वो कंप्रेस हो जाता है। बट इसके केस में ऐसा नहीं है, इसमें गैप्स बहुत ही लीस्ट है। ठीक है, इसलिए एयर यहाँ पे फिल्ड भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है डेंसिटी ज़्यादा होती है इसकी और ये डिफ्यूज़ नहीं कर पाते। मतलब क्या है देखो, अब डिफ्यूज़न का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ सेम पार्टिकल्स और डिफरेंट पार्टिकल्स। इंटरमिक्सिंग मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ मिलना, जैसे मैंने पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर के साथ मिलाया, शुगर को वाटर के साथ मिलाया, वैसे ही सॉलिड को डिफ्यूज़ कराना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि देखो सपोज तुम्हारे एक हाथ में आयरन है और दूसरे हाथ में तुम्हारे गोल्ड है। ठीक है, ये भी सॉलिड है ये भी सॉलिड है, इन दोनों को मिक्स करा दोगे क्या ईजिली, नहीं ना। ठीक है, इसको मिक्स कब करा पाएंगे, जब हम इसको लिक्विड स्टेट में लेकर के आ जाए, दोनों को लिक्विड स्टेट में लेकर के आएंगे फिर ये जा कर के मिक्स होगा। ठीक है, वैसे ये मिक्स पॉसिबल नहीं है। तो सॉलिड डिफ्यूज़ होना ज़्यादा पसंद नहीं करता है, क्यों, क्योंकि ये इनके बीच में गैप बहुत ही कम होता है। अप, अपने गैप के अंदर किसी को आने ही नहीं देते ये। लेकिन सॉलिड को अगर लिक्विड में मिलाओगे तो वो मिल सकता है, जैसे शुगर लिक्विड के अंदर ईजिली मिल गया। डेंसिटी का मतलब क्या है, देखो डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सपोज एक लड़का ए है, ठीक है, उसको मैंने इस रूम में रखा, ए लड़के को। एक लड़का है बी, को भी मैंने सेम, दोनों का वॉल्यूम क्या है रूम का, सेम रख दिया, बी वॉल्यूम एंड बी वॉल्यूम। यहाँ पे इसके 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त ये और प्लस खुद ए, और यहाँ पे इसके 4 दोस्त हैं और खुद एक है। ये सारे 2-2 किलो के हैं, तो मतलब कि 4 × 2 विच इज़ 8 kg। और ये कितना हो जाएगा, 5 ये भी 2-2 किलो के हैं विच इज़ 10 kg। ठीक है,
ये हो गया 8 kg का इसके अंदर मास, और इसके अंदर मास कितना हो गया 10 kg मास। इसका वो डेंसिटी कितना आ जाएगा, ये देखो, डेंसिटी इक्वल्स टू बी 8/v, और इसका डेंसिटी आ जाएगा 10/v। v मैंने कांस्टेंट रखा है दोनों के लिए, दोनों को एक ही रूम में बिठाया। अब डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, इसकी। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर क्या ज़्यादा है, मास ज़्यादा है। ठीक है, तो सॉलिड का मास एज कम्पेयर टू लिक्विड और गैस ज़्यादा ही होता है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस फिक्स्ड वॉल्यूम में ज़्यादा आते हैं, इसमें सॉलिड में। ठीक है, लिक्विड और गैस से भी ज़्यादा, इसलिए डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर भी क्या है, एकदम कॉम्पैक्ट है। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से एकदम पास में आकर चिपके होते हैं, जिसकी वजह से वेकेंट स्पेस लीस्ट होता है। ठीक है, कम होता है। लिक्विड का देखो स्ट्रक्चर कैसे हो गया, उससे कॉम्पैक्ट था, यहाँ पे थोड़ा सा लूज हुआ है। ठीक, ना ही इसका फिक्स्ड शेप होता है कोई। अगर अभी तुम्हारे सामने कोई लिक्विड एक बाउल में पड़ा हुआ है, ठीक है, इसी सेम लिक्विड को तुम किसी बॉटल के अंदर पोर करोगे तो ये बॉटल का भी शेप ले लेगा। फिर इसी लिक्विड को अगर तुम बाल्टी के अंदर रखोगे तो वो बाल्टी का भी शेप ले लेगा। इसी लिक्विड को अगर तुम किसी टब के अंदर रखोगे तो वो टब का भी शेप ले लेगा। तो यहाँ पे शेप फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। लेकिन वॉल्यूम कहने का मतलब वही नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर 1 लीटर है ये, तो ये भी 1 ही लीटर होगा, ये भी 1 ही लीटर होगा, और ये भी 1 ही लीटर होगा। ये नहीं कि इन सब में चेंज करते वक्त में कम हो जाए, नहीं, फिक्स्ड रहता है। वॉल्यूम फिक्स्ड है मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स है, तो मास भी फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जर देन सॉलिड। इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस क्या होते हैं, इसके ज़्यादा होते हैं। देखो इसमें कितना वैकेंट स्पेस, ठीक है, ये देखो कितना वैकेंट स्पेस है। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, लगभग इनकम्प्रेसिबल होते हैं ये। ठीक है, मतलब कि सॉलिड की तरह बिल्कुल इनकम्प्रेसिबल नहीं होते, लेकिन हाँ ये इनकम्प्रेसिबल है। नेक्स्ट है डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड्स एंड कैन डिफ्यूज। डेंसिटी क्या है इसका, कम होता है सॉलिड से। ठीक है, क्यों कम होता है, क्योंकि मास इसका कम होता है और ये डिफ्यूज़ ईजिली कर जाता है। जैसे कि मैंने लिक्विड के अंदर क्या डाला था, शुगर डाला था। ठीक है, तो ईजिली मिल गया ना ये लिक्विड के अंदर, तो डिफ्यूज़न मतलब मिलना ही होता है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है इसका, वीक होता है सॉलिड से। ठीक, ये देखो दूर दूर है, ये देखो कितने दूर है, ये देखो कितने, कुछ दूर है कुछ पास है, कुछ दूर है कुछ पास है। तो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में वीक होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, नज़दीक, ज़्यादा नज़दीक नहीं होते, कम होते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है गैस। गैस के पार्टिकल्स देखो कितने ही ज़्यादा दूर दूर हैं। ठीक है, इनके बीच का वैकेंट स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, इसका भी कोई शेप फिक्स्ड नहीं होता है। कहने का मतलब है कि अभी ये एयर अगर इस स्ट्रक्चर के बैलून के अंदर है, ठीक है, तो ये इसका शेप ले लेगा। अगर यही हॉट एयर बैलून के अंदर है तो ये इसका शेप ले लेगा। ठीक है, इसका भी कोई फिक्स शेप नहीं होता और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। पार्टिकल्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल्स है। ये 6 पार्टिकल्स इसके अंदर है। ठीक है, तो अगले कुछ टाइम के बाद इसके अंदर 15 हो जाए, ठीक है, या फिर कम ही हो जाए, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो वॉल्यूम भी इसका फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है इंटर पार्टिकल पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जेस्ट। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, इसके बहुत ही दूर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाईली कंप्रेसिबल, ये सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं हमें। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा अपने डीओ के सिलेंडर में, डीओ के सिलेंडर में क्या होता है, डीओ या फिर नॉर्मल जो पहले सिलेंडर आया करता था कुकिंग फॉर कुकिंग के लिए, तो क्या होता है उसमें गैस को कंप्रेस करके रखा जाता है। ठीक है, तुम्हें लगेगा सिलेंडर के अंदर लिक्विड है, ठीक, बट वो लिक्विड नहीं होता है। जैसे
DO बाहर की तरफ स्केप करता है तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, वापस गैस फॉर्म में। लेकिन अंदर इसको इतना ज़्यादा कंप्रेस करके रखते हैं कि वो लिक्विड में रहता है। ठीक। डेंसिटी इज लीस्ट एंड डिफ्यूज। डेंसिटी क्या होती है इसकी, बहुत ही कम, क्योंकि मास कम होता है इसका। ठीक है, हल्के होते हैं ना ये। और ये ईजिली डिफ्यूज़ करा देते हैं, क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ भी आकर के इसमें आराम से मिल जाता है। ठीक। नेक्स्ट है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। पार्टिकल्स के बीच में ये देखो अट्रैक्शन ही बहुत कम है, तो वीक ही होगा। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं। क्यों मूव करते रहते हैं, क्योंकि इन पार्टिकल्स का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, याद रखना, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, अगर कोई भी मास, ठीक है, मूव कर रहा है, ठीक, तो वो क्या पोजेस करेगा, काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा। ठीक, तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किस में होता है, गैसेस में। फिर उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम सॉलिड में। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा का मतलब होता है टेम्परेचर ज़्यादा, या टेम्परेचर ज़्यादा का मतलब होता है काइनेटिक। चौथा पार्टिकल प्लाज्मा। प्लाज्मा एक आयोनाइज्ड गैस है। ठीक है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो जाता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड से भी अफेक्ट होता है। कहने का मतलब जो 8th क्लास में तुमने पढ़ा था, अगर करंट पास हो रहा है वायर में और मैं यहाँ पे कंपास रख दूँ, ठीक है, तो ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, जहाँ पे करंट होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है। प्लाज्मा लाइक गैसेस हैव अ इंडेफिनिट शेप। ये गैस है तो इसका भी शेप इंडेफिनिट होगा, और वॉल्यूम भी इंडेफिनिट होगा। फिक्स वॉल्यूम नहीं होगा और फिक्स शेप भी नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में आयनाइज्ड गैस। और ये मिलता कहाँ है प्लाज्मा, ये तुम्हें सन के कोर में मिलेगा। ठीक है, सन या फिर स्टार वगैरह में प्रेजेंट होता है। ठीक। नेक्स्ट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक ऐसा मैटर है जहाँ वो हमें लो टेम्परेचर पे मिलता है। ठीक है, द बोस आइंस्टीन इज ऑल अबाउट अ मॉलिक्यूल्स दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर। ये इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं सॉलिड से भी ज़्यादा। ठीक। नेक्स्ट, अब हम ये पांचों मैटर को माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पे पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मतलब एकदम छोटे से लेवल पे। और सॉलिड्स के डेफिनाइट शेप होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स लॉक्ड होते हैं। ठीक। सॉलिड डू नॉट फ्लो इजली। ये सॉलिड्स फ्लो नहीं कर पाते इजली। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि मूव नहीं कर पाता, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मूव नहीं कर पाता इज। सॉलिड्स आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल। सॉलिड को कंप्रेस करना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है थोड़ा सा, क्योंकि इनके बीच में स्पेस कम होता है। सारे सॉलिड ऐसा नहीं है, जैसे स्पॉन्ज वाला केस मैंने बताया, वो कंप्रेस हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके बीच में एयर फील्ड होता है। ठीक है, पोर्स होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा, उसमें एयर फील्ड होता है। जैसे कंप्रेस करते हैं तो एयर स्केप हो जाता है वो। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स के लिए देखो, लिक्विड्स आर नॉट ईजिली कंप्रेसिबल। लिक्विड्स भी जल्दी से कंप्रेस नहीं हो पाते हैं, और इनका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। क्यों होता है ये, क्योंकि इनके बीच में स्पेस कम होता है। ठीक है, लिक्विड्स फ्लो ईजिली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव स्लाइड पास्ट वन अनदर। लिक्विड ईजिली फ्लो कर जाता है। क्यों कर जाता है, क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर ईजिली स्लाइड कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स थोड़े से लूज होते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस के लिए, गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल। गैसेस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। गैसेस फ्लो वेरी इजीली बिकॉज द पार्टिकल्स, ये इजीली फ्लो भी कर जाते हैं क्योंकि वही पार्टिकल्स दूर दूर होने की वजह से। और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है इनके पार्टिकल्स का। गैसेस हैव इंडेफिनाइट शेप। इसका कोई शेप नहीं होता है, और ना ही कोई वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के लिए भी गैसेस की तरह सेम होगा, बस बट क्या है अलग, कि ये आयनाइज्ड गैस है। इंडेफिनाइट शेप और इंडेफिनाइट वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स कैन मूव पास्ट वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर इजिली पास कर जाते हैं।
प्लाज्मा आर इजली कंप्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल है क्योंकि इनके बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। प्लाज्मा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड से इजीली इफेक्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये इससे बना है, सिर्फ आयन से बना है। पोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट पार्टिकल्स इसके क्या होते हैं? लेस एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, लो टेम्परेचर। पार्टिकल्स आर लिटरली इनडिस्टिंग्विशेबल बिकॉज दे आर लॉक्ड इनटू सेम स्पेस। इसको हम अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं और ये सुपर फ्लूइडिटी शो करता है, मतलब ईजिली फ्लो कर जाता है विदाउट एनी फ्रिक्शन, बिना किसी रुकावट के, सॉलिड की तरह नहीं। नेक्स्ट है इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। हम मैटर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब सॉलिड से गैस, लिक्विड, लिक्विड से फिर गैस, या फिर सॉलिड से गैस, लिक्विड से गैस, ये सब कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम? बाय टू मेथड, टेम्परेचर को चेंज करके और प्रेशर को चेंज करके, ठीक है। इस दो मेथड से हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। उससे पहले ये देखो, वाटर किस किस फेज में एग्जिस्ट करता है? 3 फेजेस में। कौन कौन सा है? सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में। सॉलिड में हमें आइस, लिक्विड में हमें वाटर और गैसेस में हमें वाटर वेपर मिलता है। देखो अब सब्लिमेशन, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है इसमें गैस में, या फिर गैस डायरेक्टली चेंज हो जाए सॉलिड में, बिना लिक्विड के स्टेट में जाए बिना, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या क्या है? अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, जो कपूर पूजा के वक्त में हम यूज़ करते हैं, एंथ्रासिन, नेपथलीन बॉल्स, इसको टॉयलेट्स वगैरह में देखा होगा तुमने यूज़ करते हुए, या फिर पुराने कपड़े में डाल देते हैं, और आयोडीन, ठीक है। ये सब क्या है? ये सारे के सारे लिक्विड स्टेट में नहीं जाते, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चले जाएंगे या गैस से वापस सॉलिड में आ जाएगा, ठीक है। पहला देखो इफेक्ट, टेम्परेचर, जो मैंने दो बताया ना, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने से हम स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं। तो टेम्परेचर को चेंज करने से क्या होता है? द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग एज सॉलिड वेरीज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड एंड द कंडीशन रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग द चेंज। टेम्परेचर मतलब कि किसी भी सॉलिड को अगर हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करना और डिक्रीज करना ये डिपेंड करता है उस मैटर के नेचर पे। जैसे कि अगर मैं आयरन लिख दूँ, ठीक है, और कोई एक नॉर्मल ले रहा हूँ मैं प्लास्टिक, ठीक है, ये दोनों क्या है? सॉलिड है, ठीक। अब मेरे को इसका स्टेट चेंज करना है, मतलब इसको लिक्विड में लेकर के आना है और इसको भी लिक्विड में लेकर के आना है। तो यहाँ पे मेरे को टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? आयरन के लिए बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा, बट प्लास्टिक के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को टेम्परेचर यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू आयरन कम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना तुम कि टेम्परेचर भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, लेकिन टेम्परेचर इसके पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करा देगा, ठीक है। और फर्दर तुम इंक्रीज करते रहोगे तो ये लिक्विड से भी गैसेस में चेंज हो सकता है। On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of particle increases, which overcome the force of attraction between the particles. Thereby, solid melts and is converted to a liquid. टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ा और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन हो गया और सॉलिड मेल्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने बताया भी है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में से टूट गया और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जो जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड मेल्ट हो रहा है, ठीक है, ये आयरन इस लिक्विड में चेंज हो रहा है, ठीक, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? उसका मेल्टिंग पॉइंट। और ये जब मेल्ट हो रहा होगा तो क्या कांस्टेंट रहता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। उस स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर वो सॉलिड मेल्ट हो जाए तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम?
मेल्टिंग पॉइंट। सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। जैसे देखा अभी हमने, इसको कम टेम्परेचर चाहिए प्लास्टिक को, आयरन को ज़्यादा चाहिए, तो सब इन डिपेंड करता है उसके नेचर पे, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना ज़्यादा। आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.16 केल्विन। ठीक है, बड़ी बड़ी क्लासेस में 0.16 यूज़ करते हैं, बट अभी के लिए तुम 273 केल्विन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू ए लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। ये जो मेल्ट होने का प्रोसेस है, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा तुम इसको फ्यूज़न भी बोल सकते हो। ठीक है, ये मेल्ट होने का प्रोसेस को हम फ्यूज़न भी कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर को चेंज करने से क्या इफेक्ट आता है मैटर के ऊपर? देखो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। कैसे? सपोज ये गैस है, ठीक है, और ये मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया अभी, ये जो तुम्हारा ड्यू है वो क्या है? गैस होता है। जब सिलेंडर के अंदर होता है तो क्या होता है? वो गैस लिक्विड होता है। ठीक है, सपोज ये क्या है? गैस के पार्टिकल। अब इस गैस के पार्टिकल को मेरे को इस सिलेंडर के अंदर रखना है। ठीक है, तो इस सिलेंडर के अंदर भरने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर इसको सारे पार्टिकल्स को क्लोज करना पड़ेगा ना, पास में लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, पास में लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं प्रेशर इंक्रीज करूँगा, ठीक, लेकिन अभी गैसेस का क्या है? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसको लिक्विड स्टेट में लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी को कम करना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर को मेरे को रिड्यूस करना पड़ेगा, और प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? मेरे को इंक्रीज। जब ये गैस इसमें आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर अ हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर में स्टोर करके रखा जाता है। देखो, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस में होता है या फिर सॉलिड में? जब वो गैसेस स्टेट में है तो सॉलिड में रखना पड़ेगा। एक तो लिक्विड में लाने के लिए देखो प्रेशर कितना ज़्यादा करना पड़ रहा है हमें, लेकिन इसको सॉलिड में रखना है तो प्रेशर को बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, और टेम्परेचर को एकदम कम। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू अ गैसेज स्टेट। अगर इसी सॉलिड CO2 को वापस गैसेज स्टेट में करना पड़ेगा तो प्रेशर को क्या कर दें हम? डिक्रीज, क्योंकि प्रेशर अब रिलीज करना स्टार्ट करेंगे तभी तो पार्टिकल्स क्या होंगे? इसके दूर दूर जाएंगे। ठीक है, और टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि गैसेस का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, विदाउट कमिंग इनटू अ लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में नहीं जाता CO2। इसी रीजन से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है? ड्राई आइस। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है? छुपी हुई हीट। ठीक है, हिडन हीट, जो इतना सफिशियंट हो कि तुम्हारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है ना, उसको ब्रेक कर दे और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करा दे। ठीक है, जैसे कि ये दो तरीके से होता है, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन मतलब वही व्हेन सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? सपोज आइस है, ठीक है, ये आइस क्यूब रखा हुआ है, इसको मैंने थर्मामीटर से अभी टेम्परेचर मेज़र करा तो T1 आया इसका 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब ये थोड़ी देर के बाद आफ्टर फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स मैंने इसको देखा तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? धीरे धीरे ये आइस क्यूब भी है यहाँ पर और ये थोड़ा सा मेल्ट हो चुका है। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे वापस इसका टेम्परेचर मेज़र करा तो T2 आया फिर से वापस 0 डिग्री सेल्सियस। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या चीज़ कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट आया। ठीक है, बट स्टेट चेंज हो गया ना। यहाँ पे क्या था? सिर्फ सॉलिड सॉलिड, यहाँ पे क्या था? सॉलिड और लिक्विड, दोनों स्टेट मिल गया। तो हीट एनर्जी, जितनी हीट चाहिए हमें सिर्फ क्या करने के लिए? 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कराने के लिए, एट कांस्टेंट मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे और कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे क्या बोलते हैं हम? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, जैसे ये देखो, ये वाटर है, इसको मैंने बॉईल करना स्टार्ट करा, ठीक है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब यहाँ पे बबल्स भी बन रहे हैं और गैसेज स्टेट में भी जा रहा है, ठीक। मैंने यहाँ पे इसका थर्मोमीटर डाला और टेम्परेचर मेजर करा, तो T1 कितना आया, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर में देखता हूँ, ठीक, ये वापस वही बबल्स ही फॉर्म्ड हो रहे हैं और गैसेस निकल रहे हैं अभी भी, ठीक है। फिर मैंने वापस थर्मामीटर मेजर करा, थर्मामीटर से मेजर करा इसको, तो T2 आया वापस 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, बट स्टेट क्या हो रहा है, स्टिल चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है, लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू गैसेज स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट को कांस्टेंट रख करके जितना हीट चाहिए उसको सिर्फ ब्रेक डाउन करने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए, इसे क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, ये दो फिनोमिना है। इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमिना एंड बॉइलिंग इज द बल्क फिनोमिना, ठीक है। जब वाटर में बबल्स बनना स्टार्ट हो जाता है तो बॉयल होता है, ठीक है। और जब तक उसमें से गैसेस निकल रहा होता है तब तक वो क्या होता है, इवेपोरेशन। सपोज मैंने यहाँ पे इसको हीट करना स्टार्ट करा, ठीक है। ये भी मैंने यहाँ पे इसको, देखो होता है क्या एक्चुअल में, ये बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं छोटे छोटे छोटे, ठीक है। और ऊपर अभी ठंडा है यहाँ पर, क्या होगा, जैसे मैं हीट करूँगा ना तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा ना, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीज, और ये इसके क्या है, डायरेक्टली। तो ये काइनेटिक एनर्जी इस वाले पार्टिकल को क्या करेंगे, हिट करेंगे। जैसे ये हिट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये वाला पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी अपना लूज कर देगा, ठीक है। और ये क्या कर लेगा, ये वाला जो ऊपर वाला है ये गेन कर लेता है। तो ऐसे में ये गैस बन करके बाहर की तरफ चला जाएगा, सेम ऐसे ही होता रहेगा। ये एक ऐसे कंडीशन पे पहुंचेंगे जब ये पूरा, अभी देखो ये सरफेस सरफेस हो रहा था ना, कि ये गर्म हुआ फिर ये गया इसको हिट करेगा ऊपर वाले को, फिर ये जाएगा, फिर ये ठंडा होकर के वापस सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो अभी देखा सरफेस सरफेस हो रहा था, अब जब ये सरफेस पूरा ऐसे गर्म हो जाएगा ना, ये पूरा सरफेस ऐसे गर्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बबल्स बन जाएंगे इसमें बहुत बड़े, मतलब जब उबल रहा होता है ना पानी, बड़े बड़े बबल्स बन रहे होते हैं, तो ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है। उस समय ये बबल्स भी बन रहे होते हैं बड़े वाले और गैसेस में भी चेंज हो रहा, ठीक है। तो ये पूरा जब तक गर्म नहीं हो तब तक वो बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचता, उससे पहले क्या चल रहा होता है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करा दे अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रह करके, ठीक है। जैसे वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो बड़े वाले बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उससे पहले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर ऊपर तक पहुंचते पहुंचते वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा नहीं होता है, बॉइलिंग पॉइंट में सारे बबल्स के पास इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाती है और वो सीधा भागते हैं ऊपर की, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन बबल्स आर नॉट फॉर्म, बबल्स इसमें बनते नहीं है। बस इसमें क्या केस हो रहा होता है, एनर्जी नीचे से ली, छोटा वाला बबल बना, ऊपर जाते जाते वो एनर्जी अपना वो कर देता है, स्केप कर देता है, फिर दूसरा वाला पार्टिकल ले लेता है, वो पार्टिकल एनर्जी लेने के बाद गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो नीचे से उठ करके आ रहा था वो वापस सेटल डाउन हो जाता है। इट इज़ स्लोअर देन प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, ये बॉइलिंग से स्लोअर प्रोसेस है। इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ठीक। इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेम्परेचर में चेंज, इवेपोरेशन के प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज हो सकता है, कभी 10 डिग्री सेल्सियस पे ही इवेपोरेट हो जाए, कभी 20 पे हो जाए, तो कुछ फिक्स नहीं होता है इसके अंदर। एनर्जी सप्लाइड बाय सराउंडिंग, एनर्जी इसको सराउंडिंग से मिलता है, जैसे सन के हीट से भी पानी इवेपोरेट हो जाता है, ठीक। बट बॉइलिंग में ऐसा नहीं है, उसको सोर्स ऑफ
एनर्जी चाहिए। ठीक। बॉइलिंग इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर व्हेन इट्स हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब उसके बॉइलिंग पॉइंट पर उसको हीट किया जाता है तो लिक्विड किस में टर्न हो जाता है, वेपर्स में। ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग बबल्स आर फॉर्म्ड। बॉइलिंग के प्रोसेस में क्या फॉर्म्ड होता है, बबल फॉर्म्ड होता है। ठीक है। इट इज़ फास्टर देन प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन के प्रोसेस से फास्ट है। इट अकर्स एट डेफिनाइट फिक्स टेम्परेचर। ये फिक्स टेम्परेचर पे ही होता है, ये नहीं कि 10 पे हो जाए 20 पे हो जाए। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है या फिर लिक्विड पे डिपेंड करता है कि हर लिक्विड का क्या क्या बॉइलिंग पॉइंट। कोई 20 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, कोई 30 पे होता है, जैसे वाटर किस पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक। इन द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बॉइलिंग के प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे इसका कांस्टेंट है। एनर्जी कहाँ से लेता है ये, सोर्स से। मतलब कि जैसे हमें अगर 100 डिग्री लेना है तो सन का तो हेल्प नहीं ले सकते हम। ठीक है, क्योंकि अर्थ पे सन 100 डिग्री तक तो नहीं पहुंचाता। ठीक। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। 4 फैक्टर्स है जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से प्रोसेस है वो, एक है सरफेस एरिया, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है ह्यूमिडिटी, चौथा है विंड स्पीड। ये देखो अब सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं वाटर को एक बाउल में रखूं, ठीक है, इसी वाटर को मैं एक बीकर में रख देता हूँ। ठीक है, सेम वॉल्यूम क्या है वाटर का, दोनों जगह सेम सेम है। मतलब 100 ml मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, 100 ml यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रख दिया। अब इवेपोरेशन होना स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या है, एरिया ज़्यादा है, ये देख रहे हो, एरिया इस बॉल का ज़्यादा है और इस बीकर का कम है। जब हीट सन से हीट आएगा या फिर हमने खुद ही हीट दे दिया, ठीक है, आएगा, तो ये यहाँ पे सरफेस फिनोमेना स्टार्ट होगा। ठीक, वही पार्टिकल्स एनर्जी गेन करेंगे और गैसेस में कन्वर्ट होंगे यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कितना ज़्यादा सरफेस है और यहाँ पे इतने कम सरफेसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेसेस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे टाइम क्या लगेगा हमें, ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पे टाइम क्या लगेगा हमें, कम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सरफेस क्या हो गया, बढ़ गया, और यहाँ पे सरफेस क्या है, कम हो गया। ठीक है, तो लेयर्स क्या हो गई, यहाँ पे ज़्यादा हो गई। ठीक, तो इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। नेक्स्ट है टेम्परेचर। इवेपोरेशन टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है, देखो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, पार्टिकल्स का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वो किस में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, जल्दी जल्दी गैसेस में। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी क्या है, आपस में डायरेक्टली। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी मतलब होता है कि पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट हो एयर में। जैसे बारिश जब ख़त्म हो जाती है तो तुम्हें चिपचिपा सा महसूस होता होगा जब पसीना आ रहा हो। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि पहले ही सराउंडिंग में वाटर के वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। सपोज ये वाटर के वेपर पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है, ह्यूमिडिटी है। अब तुम यहाँ पे पानी रखा हुआ है, ये इवेपोरेट होगा, ठीक है, तो ये वाटर में कन्वर्ट होंगे। ठीक, लेकिन जैसे ही इनका नीचे वालों का क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। ऊपर जाएंगे तो इनको क्या मिलेगा, ये पहले से ही वाटर वेपर मिलेगा। वो यहाँ पे एनर्जी लूज करके ये वापस सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन रेट क्या हो गया यहाँ पे, कम हो गया। क्यों कम हो गया, देखा तुमने, पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट है, वो उसको स्केप करने का जगह ही नहीं देते हैं। तो अगर ह्यूमिडिटी कम हो तो इवेपोरेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब कि सराउंडिंग में अगर वाटर वेपर्स पहले से प्रेजेंट कम हो तो इवेपोरेशन रेट अपने आप बढ़ जाएगा। पार्टिकल्स को नीचे से भागने का मौका जल्दी मिलेगा, उन्हें कोई रोकेगा नहीं। तो इवेपोरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अगर बढ़ता है तो इवेपोरेशन कम होता है, और ह्यूमिडिटी अगर कम होता है तो इवेपोरेशन बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विंड स्पीड। विंड स्पीड का मतलब क्या है, देखो, जैसे सरफेस एरिया में पढ़ा था
कि इवेपोरेशन में पार्टिकल्स ऊपर उठ गए, ठीक है। अगर हवा बहेगी, अब ये पार्टिकल्स देखो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। अगर हवा ब्लो होगी तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, जल्दी से भाग जाएंगे इस तरफ, फिर नेक्स्ट वाले पार्टिकल्स उठना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो विंड जितना बहेगा पार्टिकल्स उतना उतना यहाँ से हट जाएगा, फिर नेक्स्ट पार्टिकल आएगा, ठीक है। अगर विंड नहीं बहेगा तो ये पार्टिकल थोड़ी देर के लिए रहेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रहेगा, और नेक्स्ट वाले पार्टिकल्स को उठने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो विंड बहेगा, ये पार्टिकल्स यहाँ से हटेंगे, नेक्स्ट पार्टिकल्स ऊपर आते रहेंगे। इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग करता है। क्या करता है ये, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से और फिर लॉस्ट कर देता है, ठीक है। जैसे कि एक बॉटल है, ठीक है, ये तुमने जस्ट अभी फ्रिज में से निकाला है, ठीक, ये इसके अंदर वाटर है जो फ्रीज्ड हो चुका है, ये है वाटर एकदम फ्रीज्ड हो चुका है, ठीक है। अब क्या है, इसको सराउंडिंग में तुम रख देते हो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के बाद तुम क्या देखते हो, अभी क्लोज है, ओपन नहीं है, इसके ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। ये वाटर के ड्रॉपलेट्स आते कहाँ से है, पता चला है कभी तुम्हें, ठीक है। पानी तो बाहर नहीं घूम रहा है, ठीक। तो देखो ये आते कहाँ से है, सराउंडिंग में क्या है, ह्यूमिडिटी है ना, वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो वो किस फॉर्म में अभी, गैसेज स्टेट में है, ठीक है। जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आता है, ये क्या कर देता है, अपना काइनेटिक एनर्जी लूज कर देता है, मतलब टेम्परेचर क्या हो जाता है इसका, कम हो जाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, ठीक है। तो ये सराउंडिंग में क्या होगा, अब जैसे ही अपना काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा, टेम्परेचर लूज करेगा, तो सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, एकदम कूल कूल हो जाएगा, ठीक है। तो इवेपोरेशन ऐसे ही कूल हमें पहुंचाता है, कूलिंग इफेक्ट हमें शो करता है, ठीक है। ये देखो कुछ एग्जांपल्स भी है यहाँ पे, जैसे कि डेजर्ट कूलर। ये डेजर्ट कूलर देखो, क्या डेजर्ट कूलर में क्या होता है, हॉट ड्राई डे के वक्त में ह्यूमिडिटी एकदम लो होती है, मतलब कि वाटर वेपर सराउंडिंग्स में कम होते हैं, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इस केस में टेम्परेचर ज़्यादा और ह्यूमिडिटी कम केस में इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखो यहाँ से गर्म हवा आएगा, और यहाँ पे क्या है, पानी गिर रहा है, कंटिन्यूसली पानी गिरता है, ये गर्म हवा यहाँ पे आता है, इस गर्म हवा में जितना भी हीट होगा, ये हीट इस वाटर, ये वाटर क्या करेगा, ये लेगा हीट को, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस में। अब इस एयर के अंदर क्या बचा, सिर्फ कूल कूल एयर बचा ना, हीट सारा क्या हो गया, स्केप हो गया, गैस बन करके वो निकल गया। ये कोल्ड एयर क्या होगा, बाय द हेल्प ऑफ फैन हमारे घर की तरफ आता, ठीक है। तो ये देखा तुमने कि इवेपोरेशन ने कैसे यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट शो करा। उसी तरीके से अर्थन पॉट, अर्थन पॉट में होता क्या है, होल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस होल्स में से क्या कर रहा होता है, पानी सीप कर रहा होता है, बाहर की तरफ आ रहा होता है, ठीक है। तो ये पानी बाहर की तरफ जो आ रहा था वो क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से, ठीक है, वो अंदर के हीट को लेता है और ये इवेपोरेट हो जाता है, गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा तो अंदर के हीट को सारा का सारा क्या कर देगा, वो बाहर की तरफ स्केप कर देता है, और अंदर क्या रह जाता है, सिर्फ कोल्ड वाटर, ठीक है, कूल या कोल्ड वाटर, ठीक। उसी तरीके से जैसे हम परस्पायर करते हैं, ठीक है, पसीना जब हमें निकल रहा होता है, तो उस केस में भी क्या होता है, हमारे बॉडी में से, हमारे बॉडी में जितने भी हीट होती है, ठीक है, उस हीट से, सपोज ये स्टे स्किन है तुम्हारा, ठीक है, तुम परस्पायर कर रहे हो, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, ठीक है। अब ये इवेपोरेशन से वाटर ड्रॉपलेट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसेस में, ठीक। जैसे ये गैसेस में कन्वर्ट होंगे तो ये तुम्हारे बॉडी का जितना भी लेटेंट हीट होगा उसे लेकर के बाहर की तरफ भाग जाएगा, ठीक है। और तुम्हें कैसे महसूस होता है फिर, कूल एकदम, ठीक। देखो, व्हेन ए टी इज poured इनटू अ सॉसर, सॉसर के में जब टी हम पोर करते हैं तो वो ठंडा क्यों हो जाता है, ठीक है, इसलिए ठंडा हो जाता है क्योंकि उसका एरिया क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कप, ठीक। इन समर सीजन द वाटर गेट्स कूल इन अर्थन पॉट,
एग्जाम्पल मैंने बता दिया तुम्हें, अर्थन पॉट। व्हेन वी स्वेट परस्पायर टू मेंटेन द टेम्परेचर, परस्पायर क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम परस्पायर कर रहे होते हैं या फैन के नीचे बैठ जाते हैं तो उस वक्त हमें ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि विंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। विंड अगर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ता है, ठीक है। और डॉक्टर एडवाइस पेशेंट्स विथ फीवर टू कीप अ वेट ऑन देयर फोरहेड। डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को जब फीवर वगैरह होता है तो फोरहेड पे क्या रखने के लिए? वेट क्लोथ्स रखने के लिए। क्यों? क्योंकि वो वेट क्लोथ क्या करता है, तुम्हारे अंदर से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है और उस वाटर को किस में कन्वर्ट करा देता है? गैसेस में। तो हीट अंदर से सारा निकालता है बॉडी में से, बाहर की तरफ स्केप कर देता है, ठीक है। केल्विन एंड सेल्सियस स्केल, देखो यहाँ पे 3 पैरामीटर से चेक करने के टेम्परेचर को, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट के बारे में भी नहीं पढ़ना, केल्विन और सेल्सियस के बारे में। देखो केल्विन को के से रिप्रेजेंट करते हैं और सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये भी मस्ट लगाना, विदाउट इसके मार्क्स कटते हैं, याद रखना। जब भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर सी टू के की तरफ जाए तो 273 ऐड करना, ठीक है। और के से सी की तरफ आए तो -273 करना है। कैसे? ये देखो, सपोज 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, इसको बोले वो केल्विन में कन्वर्ट करने की, तो 30 में क्या ऐड कर दोगे? सिर्फ 273। अल्फ़ाबेटिकली बोला ना जाने के लिए सी टू के, तो आंसर कितना आ जाएगा? 303 केल्विन। सेम क्वेश्चन में 303 केल्विन को अगर वो बोले डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो तो क्या कर दोगे? 303 को माइनस कर दोगे 270, तो कितना आ जाएगा? ठीक है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है क्या? तो हमारे ऊपर एक एयर का फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। जैसे कि देखो एक आदमी है, ठीक है, इसका ये ऊपर है, सर है, ये सिर के ऊपर ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे? इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। प्रेशर इक्वल्स टू भी फोर्स पर यूनिट एरिया। इस एरिया के ऊपर जितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है इसको क्या बोल दिया? प्रेशर। तो ये प्रेशर कैसा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे जैसे तुम हाइट पे जाओगे, ठीक है, जबकि ऊपर की तरफ जाओगे, ये प्रेशर कम होते जाएगा। क्यों कम होते जाएगा? क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं माउंटेन्स के ऊपर? कम होते हैं कंपेयर टू सरफेस पे। सरफेस पे पार्टिकल्स क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो कम होते हैं। एक एटमॉस्फेयर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। और द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज़ 1 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्या है? डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें पार्टिकल्स क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, भले ही वहाँ पे मैटर डिफरेंट हो, ठीक है। सेम मैटर भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि लिक्विड लिक्विड की अगर मैं बात करूँ तो मिल्क और वाटर, ठीक है। अगर मैं लिक्विड और गैस की बात करूँ तो वो भी मिक्स हो सकते हैं। गैस गैस की बात करूँ तो वो भी मिक्स हो सकते हैं। सॉलिड लिक्विड की बात करो तो वो भी मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। डिफ्यूज़न टेक प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में होता है। डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैस। क्यों ज़्यादा होता है गैस में? क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो एक पार्टिकल ऑफ मैटर दूसरे पार्टिकल ऑफ मैटर के साथ जाके मिक्स कर जाएगा, ठीक है। डिफ्यूजन टेक प्लेस इन लिक्विड, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लेस इज लिक्विड देन दैट ऑफ गैसेज। गैसेज से रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड के अंदर कम ही होता है। क्यों कम होता है? क्या हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी उसमें कम होगा और उसमें स्पेस भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू गैस, तो दूसरे को अंदर आने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। गैस उतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। और सॉलिड में क्या होता है? सबसे रेट जो डिफ्यूज़न का होता है वो स्लो होता है और बहुत टाइम, मैक्सिमम टाइम नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि सॉलिड के बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स है वो इतने ज़्यादा कॉम्पैक्ट है कि वो किसी को अंदर आने नहीं देते। जैसे कि तुम अभी देख रहे हो ये वीडियो, ठीक है, वो भी तो सॉलिड है मोबाइल,
या फिर अपना लैपटॉप जो भी तुम यूज़ कर रहे हो उसके अंदर अगर तुम दूसरा मैटर डालने की कोशिश करोगे भी तो पॉसिबल है नहीं है। इसलिए सॉलिड में मोस्ट ऑफ टाइम नेग्लिजिबल होता है डिफ्यूज़न। इसके अलावा और कुछ अच्छे एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि घर में खाना बन रहा होता है, ठीक है, उसकी स्मेल तुम्हें आ, अपने बेडरूम या ड्राइंग रूम तक आता है। क्यों आता है उसका स्मेल इतने दूर तक? इसलिए आता है, सपोज़ एक किचन यहाँ पर है और तुम्हारा घर यहाँ पे, यहाँ से स्मेल उठ रही होती है, सराउंडिंग में भी एयर होता है, ये सराउंडिंग का एयर एयर है और ये तुम्हारे फूड का एयर है, ये आपस में क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं। और डिफ्यूज़ हो जाने के बाद इनके पास क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, और ये मूव करते हैं फिर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मतलब मूव करना ही ना, और उतनी दूर तक मूव करेंगे जब तक इसके पास काइनेटिक एनर्जी लूज़ ना कर दे वो। इसलिए ये भी कंपलसरी नहीं है कि एक बार खाना यहाँ पे बन रहा है तो 5 किलोमीटर तक हम उसको स्मेल कर सकते हैं, नहीं, जब तक काइनेटिक एनर्जी लूज़ नहीं होता तब तक वो उतनी दूर तक जा सकता है स्मेल, ठीक है। इसके बाद इंसेंस स्टिक की भी स्मेल हमें सेम कुकिंग फूड की तरह आ रही होती है दूर तक, और बैड स्मेल भी आ रहा होता है। रेट ऑफ डिफ्यूज़न को अगर इंक्रीज़ करना है हमें तो क्या कर सकते हैं, हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीज़ हो जाएगा, और टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। वाटर के हमने स्टेट देख ही लिए थे, लेकिन ये कुछ कुछ टेम्परेचर पे देखो, एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लेंगे वो 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस स्टेट में पाया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए लिक्विड में। 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों, क्योंकि हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न में देखा था, 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए ना उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने में, उतना ही अमाउंट ऑफ हीट ना वो रिलीज़ करेगा जब वो लिक्विड से सॉलिड में जाता है, ठीक है, याद रखना। 100 डिग्री सेल्सियस में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में देखा था हमने, दोनों के स्टेट रहता है वहाँ पे, लिक्विड भी रहता है और गैस भी रहता है। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का डेफिनेशन में बस इतना ही डिफरेंस है कि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि सॉलिड जब लिक्विड में चेंज हो जाए, और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, लिक्विड जब गैस में चेंज हो जाए, ठीक है। बट दोनों के केस में क्या कांस्टेंट रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये एक फिक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रहेगा। प्रेशर अगर हम कांस्टेंट रखेंगे तभी तो हम टेम्परेचर में वेरिएंस कितना है, कितना वेरी कर रहा है टेम्परेचर, ये देख पाएंगे ना, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्टेट को अगर चेंज करना है आपको तो दो चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, प्रेशर को और टेम्परेचर को। तो इसको कांस्टेंट रखोगे तभी तो इसको पढ़ पाओगे, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और फ्यूज़न में ये दोनों को कांस्टेंट रखना था, ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ पे सिर्फ ये पढ़ना था कि अमाउंट ऑफ हीट कितना चाहिए एक स्टेट को दूसरे स्टेट में सिर्फ जाने के लिए, ठीक। वैसे प्रैक्टिकली ना टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा उस केस में, तुम करके भी देख लेना। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। If you have any doubt or you need online classes and doubt session, you can contact us on our number, or you can also get a notes of this chapter. So call us on our number. Thank you for watching us.